तो आखिर किसी भी कंस्टिट्यूएंसी का भरोसा जीतने के लिए क्या लगता है? ये सवाल सिर्फ सियासत का नहीं है, ये गवर्नेंस का, शासन का असली इम्तिहान है। आज हम चरार शरीफ के केस स्टडी को एनालाइज करेंगे ये समझने के लिए कि जमीनी हकीकत, डेटा और एक सही रणनीति मिलकर किसी भी चुनावी क्षेत्र की कहानी कैसे लिखते हैं। चलिए, किसी भी पॉलिटिकल एनालिसिस की शुरुआत आंकड़ों से नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी से करते हैं, उनकी रोज की मुश्किलों से, उनकी बरसों पुरानी नाउम्मीदी से, क्योंकि असली राजनीति तो वहीं से पैदा होती है। समझिए, हर निर्वाचन क्षेत्र एक जीते जागते वजूद की तरह होता है। इसकी अपनी एक याददाश्त होती है, निभाए गए वादों की और तोड़े गए वादों की भी। और चरार शरीफ की मिट्टी को सब याद है। तो चलिए पहले समझते हैं उन शिकायतों को जो यहाँ लोगों के दिलों में बसी हैं, जो दशकों की नजरअंदाजी का नतीजा है। कहानी शुरू होती है एक अधूरे पुल से, एक ऐसा वादा जो कभी पूरा नहीं हुआ, जिसके ना होने से बारिश में गांव और खेत दुनिया से कट जाते हैं। फिर बात आती है रोजमर्रा की जरूरतों की। बुनियादी सुविधाओं की नाकामी यहाँ जिंदगी के संघर्ष को और बढ़ा देती है। सोचिए, लोगों को दिन में सिर्फ 4 घंटे पानी मिलता है, और वो भी बिना फिल्टर किया हुआ। ये सिर्फ एक परेशानी नहीं है, ये लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर सीधा हमला है। और हाँ, वो मुद्दा जो नौजवानों के मौकों को खा जाता है, भाई भतीजावाद। जब सरकारी नौकरियां काबिलियत पर नहीं बल्कि जान पहचान पर मिलने लगे तो ये पूरे सिस्टम पर से भरोसे को खत्म कर देता है। तो ये तो हुई जमीनी हकीकत की बातें। अब जरा देखते हैं कि यही हकीकत आंकड़ों में, नंबर्स में कैसे दिखती है, क्योंकि चुनाव के नतीजे बहुत कुछ कहते हैं। 2024 के चुनावों में एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी को यहाँ सिर्फ 2.4% वोट मिले। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक हार का आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जमीन से जुड़ाव में कितनी गहरी कमी है। अब जरा इस चार्ट को देखिए। जो पार्टी जीती यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसे मिले 48.5% वोट। दूसरे नंबर पर रही पीडीपी, जिसे मिले लगभग 33%, और चैलेंजर सिर्फ 2.4%। ये फासला बहुत बड़ा है। ये दिखाता है कि पुरानी स्थापित पार्टियों और एक नए दावेदार के बीच कितनी गहरी खाई है। जीत का अंतर था 11,496 वोटों का। ये भी सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस भरोसे की कमी का नाप है जिसे भरने की जरूरत है। इस सीट को जीतने के लिए लगभग 6,000 वोटों को एक तरफ से दूसरी तरफ लाना होगा, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक हो गया। अगर हम 1987 से भी देखें तो इस सीट पर दबदबा एनसी या पीडीपी का ही रहा है। 2024 का नतीजा कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि ये दशकों से चले आ रहे एक पैटर्न का हिस्सा है। यहाँ की सियासत की जड़ें बहुत गहरी हैं और उन्हें समझने के लिए इतिहास देखना ही होगा। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा है क्यों? चलिए अब इन चुनावी नतीजों के पीछे जो असली कारण है उनका विश्लेषण करते हैं। इस डिस्कनेक्ट का डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। यहाँ एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। एक तरफ है केंद्र सरकार का जबरदस्त समर्थन और राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत संदेश, और दूसरी तरफ जमीन पर एक कमजोर संगठन, कोई पहचाना हुआ स्थानीय चेहरा नहीं, और लोगों के मन में बसी दशकों पुरानी सत्ता विरोधी भावना। मतलब राष्ट्रीय ताकत स्थानीय मुद्दों से जुड़ ही नहीं पा रही है। चलिए इसे एक स्वॉट एनालिसिस से समझते हैं, यानी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। स्ट्रेंथ यानी ताकत है केंद्र सरकार का सपोर्ट, वीकनेस यानी कमजोरी है एक भरोसेमंद स्थानीय चेहरे की कमी, अपॉर्चुनिटी यानी मौका है नौजवानों के बीच बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर बढ़ता गुस्सा, और थ्रेट यानी खतरा है एनसी और पीडीपी के पक्के वोट बैंक। ये तस्वीर बिल्कुल साफ है। और इसी रणनीति के बीच हमें अपने संवैधानिक मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। लोकतंत्र में आप जनता से कैसे बात करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। आपकी बात में एक गहरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। वो तथ्यों पर आधारित हों, सम्मानजनक हों और हमेशा इंसानियत और उसकी गरिमा को सबसे ऊपर रखे। राजनीति सिर्फ जीतने के लिए नहीं होती। तो डायग्नोसिस तो हो गया, अब बात करते हैं इलाज की। एक ऐसे ब्लूप्रिंट की जो साफ हो, जिस पर अमल किया जा सके और जो सिर्फ और सिर्फ जन सेवा और शासन पर केंद्रित हो। विश्वास कमाने का रास्ता क्या है? देखिए, आदर्श उम्मीदवार कोई ट्रेडिशनल राजनेता नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी लीडर होना चाहिए।
कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जमीन से गहरा नाता हो, जिसकी साख पर कोई दाग न हो, जिसके पास विकास का एक साफ विजन हो और जो आज के डिजिटल जमाने में अपनी बात रखना जानता हो। लोग एक ऐसे लीडर को ढूंढ रहे हैं जो उन्हीं में से एक लगे। तो ठीक है, मान लीजिए ऐसा उम्मीदवार मिल गया, पर अब करें क्या? यहाँ से शुरू होती है एक 90 दिन की यात्रा, एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे कोई भी चैलेंजर शून्य से शुरुआत करके मोमेंटम बना सकता है और लोगों का भरोसा जीत सकता है। ये है एक 90 दिन का एक्शन प्लान। पहले 30 दिन रिसर्च और अपनी टीम को फिर से खड़ा करने में, अगले 15 दिन उम्मीदवार को सही तरीके से लॉन्च करने में, और फिर लगातार लोगों से मिलना जुलना, अभियान में तेजी लाना, आखिरी दौर की मोबिलाइजेशन और आखिर में वोटिंग के दिन लोगों को बूथ तक लाना। हर एक कदम पिछले कदम पर बनता है और इससे एक जमीनी आंदोलन खड़ा होता है। और दिन के आखिर में ये सारी कवायद एक ही चीज पर आकर रुकती है, एक ही मूल सिद्धांत पर, कि राजनीति का असली मकसद वादे करना नहीं बल्कि उन वादों को निभाना है, यानी गवर्नेंस डिलीवर करना। इसके लिए कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। अपना मैनिफेस्टो लोकल बनाइए, लोगों के मुद्दों पर बात कीजिए, जिन प्रोजेक्ट से सच में फर्क पड़ेगा उनका खुलकर समर्थन कीजिए, गली मोहल्ले में अपनी टीमें बनाइए और कानूनी तौर पर हमेशा चौकन्ने रहिए। यही एक जवाबदेह शासन की नींव है। और आज के डिजिटल दौर में भरोसे का एक और पहलू है। आप नागरिकों से कैसे जुड़ते हैं, चाहे आमने सामने या ऑनलाइन, ये बहुत जरूरी है। हर बातचीत उनकी निजता, उनकी प्राइवेसी का सम्मान करे। ये हमेशा उनकी सहमति के सिद्धांत पर ही होनी चाहिए, जैसा कि भारत के डेटा संरक्षण कानून भी कहते हैं। विश्वास पारदर्शिता से ही बनता है। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूँ। जरा सोचिए, एक वोटर को क्या ज्यादा याद रहता है, राजधानी से किया गया कोई बड़ा राष्ट्रीय वादा या फिर उसके अपने गांव तक पहुंचने वाली एक पक्की सड़क? इस सवाल का जवाब ही असली राजनीति का सार है। सब कुछ स्थानीय है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgra@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0804 041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।